वन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे 22 जून से लेके 25 जून तक के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और जितने भी हमारे न्यू टॉपिक्स पूछे गए हैं अक्रॉस ऑल द 10 यूनिट्स मैं आज वो आपके लिए लेकर आई हूँ। हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इट इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द न्यू टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन पेपर वन अक्रॉस ऑल द 10 यूनिट्स। देखिए, सबसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड में हमसे पूछा गया था नॉन डायरेक्टिव मॉडल। नॉन डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल होता है, यानी जो टीचर है, टीचर विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर तो यहाँ पे हमारे 5 फेज होते हैं। फेज वन क्या होता है? डिफाइनिंग द हेल्पिंग सिचुएशन, जहाँ पे टीचर एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि उनको जो भी प्रॉब्लम एनकाउंटर हो रही है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। सेकेंड इज एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सके, ठीक है, और जो भी उनके फीलिंग्स है या जो भी वो सोचते हैं समझते हैं उस प्रॉब्लम के रिलेटेड, टीचर उनको एक्सेप्ट कर रहा है। थर्ड इज डेवलपिंग द इनसाइट, यानी अब स्टूडेंट क्या है, वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और जो टीचर है वो सपोर्ट कर रहे हैं। द फोर्थ फेज इज प्लानिंग एंड मेकिंग डिसीजन, यानी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और जो टीचर है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि हाँ ये पॉसिबल डिसीजंस हो सकते हैं, ये चीज मतलब अगर आप ये सोच रहे हो इस प्रॉब्लम के बारे में और ये डिसाइड किया है तो ये ठीक है, ये गलत है। Then the last phase is integration, that is the student gains further insight and develop more positive action and the teacher is supportive. तो स्टूडेंट क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है पॉजिटिव एक्शंस को, और टीचर क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ और एक फैसिलिटेटर या फिर आप बोल सकते हैं एक गाइड या मेंटोर। ये किसका काम है? ये टीचर का काम होता है। फिर एक आपसे पूछा गया था बैगले सोशल एफिशिएंसी। इसके कुछ पॉइंट्स दिए थे और बोला था कि कौन से पॉइंट्स हमारे सोशल एम में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू बैगले सोशल एफिशिएंसी। देखिए, प्रोफेसर बैगले एंड जॉन डोए, इन्होंने एडवोकेट किया था क्या कि एम ऑफ एजुकेशन टू प्रोड्यूस सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल्स। हमें ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने हैं जो सोशली एफिशिएंट हो, यानी वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे सिटीजन बने। सो इसमें गोल्स क्या आते हैं? द वेरी फर्स्ट इज गुड हेल्थ एंड वाइटैलिटी। सबसे पहले आप अच्छे इंसान तभी बनेंगे आपकी अगर हेल्थ अच्छी होगी। देन वोकेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, आप वोकेशनल एजुकेशन या फिर वोकेशनल स्किल्स में आप अच्छे हैं। Then simple skills required for good life, cooperation with other members of the family, आप समाज में उठने बैठने लायक, दूसरों के साथ ढंग से बात करने के लायक हैं। गुड पेरेंटहुड, आप अच्छे पेरेंट्स हैं अगर आपके बच्चे हैं तो। गुड सिटीजनशिप एंड स्पेंडिंग यूजफुल वंस लेजर टाइम, यानी आप हर एक इंसान के टाइम को इक्वली वैल्यू करते हैं और जब भी आप किसी के साथ मस्ती करते हैं या लेजर टाइम स्पेंड करते हैं तो आप उसको इक्वल वैल्यू देते हैं। सो बैगले ने क्या एम्फोसाइज किया था? दैट एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल्स टू बिकम सोशली एफिशिएंट सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। सो ये बात किसकी हुई थी? ओवरऑल सोसाइटी की बात हुई थी कि एजुकेशन का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू जॉन डुईस ट्राइपोलर मॉडल ऑफ एजुकेशन, so which three elements are considered essential? So those three elements are teacher, student and curriculum. देखिए, जॉन डुई ने डिस्क्राइब किया था कि जो एजुकेशन है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है और उसमें क्या क्या आते हैं? टीचर जो सपोर्ट करते हैं लर्नर्स को और गाइड करते हैं। फिर स्टूडेंट जो सेंट्रल पार्ट है, क्यों? क्योंकि सीखना तो उन्होंने ही है ना, तो वो क्या है? वो रिसीवर्स हैं। एंड सिंस नॉलेज ग्रोज थ्रू एक्सपीरियंस, तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग भी समझ मतलब इन डेप्थ होती जाती है। देन इज द करिकुलम। करिकुलम क्या है? इट इज द लिंक बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब जैसे अगर यहाँ पे टीचिंग है और यहाँ पे लर्निंग है तो करिकुलम इनके बीच में फॉल करता है। सो वो क्या करता है करिकुलम? इट शेप्स एक्सपीरियंसेस जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द ट्राइपोलर मॉडल ऑफ एजुकेशन, जो किसने दिया था? जॉन ड्यूई ने। अब रीड दिस फॉलोइंग सिचुएशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग रिगार्डिंग ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब ये कुछ नया आया था, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स होता है
वो बॉयज के लिए होता है और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के लिए होता है। ये बेसिकली जो टॉपिक है ना, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। अब देखिए, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू मदर एंड राइवलरी विद फादर। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू फादर एंड राइवलरी विद मदर। ये हम यूजुअली भी बोलते हैं कि बॉयज की अटैचमेंट मदर्स के साथ ज्यादा होती है और गर्ल्स की फादर्स के साथ। मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डिजायर फॉर मदर, कॉम्पिटिशन विद फादर। और इलेक्ट्रा का क्या होता है? डिजायर फॉर फादर, जेलेसी ऑफ मदर। रेजोल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट्स ही कैनॉट पोजेस मदर एंड बॉन्ड्स विद फादर। Accepts she cannot possess father and bonds with mother. Identity development, learns masculinity from father, learns femininity from mother. साइकोलॉजिकल आउटकम क्या है? जो सुपर ईगो का डेवलपमेंट है, जैसे मॉरल्स, रूल्स, ठीक है, तो वो कैसे डेवलप होते हैं? क्योंकि वो फादर को देख देख के सीखते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनाइन आइडेंटिटी, जैसे कि सोशल अडेप्टेशन, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, ठीक है, वो सब चीजें, मदरहुड और वर्क लाइफ बैलेंस, ये दोनों चीजों को पर्सनल मतलब लेकर जाना। तो ये हमारा आता है साइकोलॉजिकल आउटकम में, कि कैसे घर और ऑफिस दोनों को बैलेंस करना ऑन अ पर्सनल लेवल। तो ये आता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अ 5-year-old boy is strongly attached to his mother and becomes jealous when his father spends time with her. So statement 1, चलिए पहले सारे पढ़ते हैं। A 6-year-old girl prefers her father over her mother and often competes for his attention. A boy gradually identifies with his father and adopts his values and behavior. A girl develops her feminine identity by identifying with her mother after overcoming rivalry. क्या 1 और 3 ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या 2 और 4 इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 1 एंड 2 सेम साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये अलग अलग है। स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 डिस्क्राइब द रेजोल्यूशन स्टेज ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे वो फादर के आइडियल्स को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है, इम्बाइब कर रहा है, और यहाँ पे वो मदर की जो वैल्यूज है उनको इम्बाइब कर रहे हैं। सो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बी डी, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग से डिस्ट्रीब्यूशन का आया था। सो ऑल SRP, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? 100%। तो 100% में हमारे क्या आते हैं? ऑल आता है और नो आता है। बस आपको इतना याद रखना है, जिस टर्म के साथ ऑल या नो लगा होगा वो टर्म 100% डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जैसे ऑल SRP, तो यहाँ पे जो S होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और P डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। नो S इज P, नो S के साथ भी है और जो नो है वो P के साथ भी है, क्योंकि S और P का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो नो दोनों के साथ है, तो यानी ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सम SSP कोई 100% नहीं है, दोनों आधे आधे हैं, तो दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सम S इज नॉट P, अब नॉट किसके साथ लगाए? P के साथ लगाए, तो P क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा S, वो जो क्या हो जाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जिसके साथ ऑल या नो लगा हुआ है वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, द अदर वन विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद कम्युनिकेशन में आपसे वंदे मातरम का क्रोनोलॉजी पूछा गया था। तो अब देखिए, आप ये याद रखिएगा, ईयर्स 1875 में वंदे मातरम बंगाली में कंपोज किया था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देन 1882 में जो नॉवल है आनंद मठ, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कैलकाटा का कैलकाटा में सेशन हुआ था, वहां पे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये गाना गाया था। 1905 में इट बिकेम द एंथम फॉर स्वदेशी मूवमेंट। 1906 में मुस्लिम लीग ने ढाका में ये गाना गाया था। 1937 में it was adopted as the national song, 1937. then 1947 14-15 अगस्त, ठीक है, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तब मिडनाइट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये गाया गया था। 1950 में कुछ स्टैंजास वंदे मातरम के अडॉप्ट किए गए थे एज द नेशनल सॉन्ग। बेसिकली जो फर्स्ट 2 स्टैंजास थे उनको अडॉप्ट किया था। देन वंदे मातरम कंटिन्यूज एंड इंस्पायर एवरी इंडियन एंड विद प्राइड एंड रिस्पेक्ट। सो इट इज अ symbol of patriotism. It inspired freedom fighters, awakened the spirit of unity and a timeless ode to Mother India. So ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए।
तो कंपोजर कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इट वाज रिटन इन 1870s. सो मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो इट वाज रिटन इन 1875. आनंद मठ में 1882 में पब्लिश किया था. लैंग्वेज क्या है? बंगाली. आईएनसी सेशन 1896 में. ठीक है, कहाँ? कैलकाटा. और किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. और लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने. ये आपको याद रखना है. सो नेशनल सॉन्ग स्टेटस इसको कब मिला था? 24 जनवरी 1950. सो नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम. और नेशनल एंथम क्या है हमारा? जनगण मन. सो ये लिरिक्स हैं. आपको लिरिक्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ आपके लिए. अब एक क्वेश्चन आया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको निकालना था. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100. अब क्या करेंगे? देखिए 25 और 9, तो ए के लिए क्या आ जाएगा? 9/25 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 36%. उसके बाद 12/40 मल्टीप्लाई बाय 100 30%. C is 10/30 multiply by 100. So 100 by 3, which corresponds to 33.33%. And D is 11/35. 11/35 multiply by 100. So 5 7 times 5 20. So 220 divided by 7, it will become 31.43%. तो अब हमें इसको कैसे अरेंज करना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास? बी. फिर क्या है हमारे पास? डी. फिर सी एंड देन ए. सो बी डी सी ए. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. एक आपसे पूछा गया था हेनरी इफेक्ट इन रिसर्च. हेनरी इफेक्ट होता क्या है? हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं. एक होता है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप, एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, जैसे अगर हम किसी ड्रग पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम मेडिकल साइंस में ड्रग पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल ग्रुप को क्या देंगे? हम कंट्रोल ग्रुप को देंगे मीठी गोली. और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या देंगे? जो एक्चुअल ड्रग है, एक्चुअल वाली जो गोली होगी, रियल वाली, जिसके लिए हमें रिसर्च करनी है, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो दे देंगे. अब क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप को अगर पता लग गया कि हम एक्चुअल ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो कॉम्पीट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो बेटर रिजल्ट्स ला सके एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है ही नहीं. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल ड्रग. उनको तो ऐसे मीठी गोली दे दी है. तो आप बोल लीजिए कॉम्पिटिटिव उनके अंदर राइवलरी काइंड ऑफ थिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो ट्राई करते हैं कि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके. अब उससे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास बायसनेस आने के चांस होते हैं. और बायसनेस भी कैसा? इंटरनल, क्योंकि इंटरनली काम हो रहा है सारा. तो वो होता है हेनरी इफेक्ट. So it is a threat to internal validity in experimental and quasi experimental, where control group participants alter their behavior or performance differently because they know they are not receiving the treatment or main intervention. So this is Henry effect कि जो कंट्रोल ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप होता है या कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो बिकॉज ऑफ राइवलरी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो जान के और अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो उससे क्या होगा कि दोनों कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे, आप वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज हेनरी इफेक्ट इन रिसर्च. उसके बाद आया था हमारे पास टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पूछा गया था. स्ट्रैटिफाइड, प्रोबेबिलिटी, सिस्टमैटिक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. देखिए, सिलेक्शन ऑफ एवरी ith एलिमेंट इज सिस्टमैटिक. सी का 1, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए.
उसके बाद एवरी यूनिट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बी का 3। स्ट्रैटिफाइड क्या है कि हम डिवाइड कर देते हैं होमोजीनियस सब ग्रुप्स में बिफोर सिलेक्टिंग द सैंपल, दैट इज स्ट्रैटिफाइड। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, जहाँ पे हम देर इज आई वुड से unequal chances of getting selected, that is non probability sampling। तो probability sampling क्या है कि आपके पास एक known और नॉन जीरो चांस होता है, दैट इज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, रैंडमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, इक्वल या नोन प्रोबेबिलिटी होती है, सैम्पलिंग बायसनेस कम हो जाती है, जनरलाइजेशन हो जाती है, एंड इट इज मोर साइंटिफिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल रैंडम क्या हो गया, जैसे हमारे लॉटरी टिकट्स होते हैं। सिस्टमैटिक में क्या होता है, एवरी kth एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सैम्पलिंग। देन स्ट्रैटिफाइड में क्या है कि हमने सबसे पहले इनको डिवाइड कर लिया ग्रुप्स में और फिर उसमें से हमने अपने सैंपल्स लिए। क्लस्टर क्या है कि एज अ क्लस्टर हमने इसको डिवाइड किया और फिर इंटायर क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। मल्टी स्टेज क्या है कि मल्टीपल स्टेजेस में, जैसे पहले पैन इंडिया था, फिर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्कूल, और फिर एक स्टूडेंट, उस स्कूल में से स्टूडेंट्स को लिया, तो दिस इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, सिलेक्शन क्या है, अननोन है और अनइक्वल चांस होता है। ठीक है, नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है, सब्जेक्टिविटी मेज अ प्लेजर रोल। देन क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। वेरी फर्स्ट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, बिकॉज सैंपल्स जो होते हैं इजीली एक्सेसिबल होते हैं। पर्पसिव क्या है कि दे आर बेस्ड ऑन द जजमेंट और एक्सपर्टीज ऑफ द रिसर्चर। कोटा सैम्पलिंग क्या है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे रिसर्च में सिर्फ वही लोग आएंगे या वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनके पीजी में 70% एंड अबव मार्क्स थे। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% जिनके पीजी में मार्क्स थे, मेरी रिसर्च में सिर्फ वही बच्चे इंक्लूड होंगे। ये क्या हार्ड टू रीच ग्रुप्स जो होते हैं, एंड वॉलंटियर जो लोग खुद वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च में। फिर एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था रिसर्च प्रोसेस का, तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च डिजाइन बताते हैं कि हमें क्या मेथड्स यूज करने हैं, कौन से प्रोसीजर्स यूज करेंगे, हमारे सैंपल कौन होंगे। देन वी गो फॉर डेटा कलेक्शन, उसके बाद एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है और फिर रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, रिव्यूइंग द लिटरेचर, ठीक है, तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद क्या आता है, हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे या डिजाइन करेंगे मेथोडोलॉजी को, उसके बाद सी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और लास्ट में इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन 2003, फेसबुक 2004। लिंक्डइन क्या एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग के लिए, यूट्यूब 2005 फॉर वीडियो शेयरिंग, ट्विटर विच वाज लेटर नेम्ड एज एक्स 2006 फॉर माइक्रो ब्लॉगिंग, व्हाट्सएप 2009 फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टाग्राम 2010 फॉर फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग, स्नैपचैट 2011 फॉर डिसअपीयरिंग मैसेजेस, टेलीग्राम 2013 क्लाउड बेस्ड, एंड टिकटॉक 2016 फॉर द शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। तो ये प्लेटफॉर्म्स है, गूगल 1998, लिंक्डइन मैंने भी आपको बताया 2003, फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, ट्विटर 6, व्हाट्सएप 9, इंस्टा 10, टेलीग्राम 13 एंड टिकटॉक 16, एंड दीज आर द फाउंडर्स। तो ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा। फिर हमसे पूछा गया था प्रोपोगेंडा। सो प्रोपोगेंडा क्या होता है, एक डेलिब्रेट और सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है जो आपकी परसेप्शंस को शेप करता है, आप क्या सोच रहे हैं, आपको वो मैनिपुलेट कर सकता है to achieve the response that further the desired intent of the propagandist। अगर मेरा मन है या मैं चाहती हूँ, मेरा प्रोपोगेंडा है कि मैं अपनी वीडियोस के लिए आपका इंटरेस्ट और क्रिएट करूँ, तो मैं उस तरीके से डिलिबरेटली और इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपके परसेप्शंस को, आपकी आप जो सोचते हैं उसको मैं शेप करूंगी कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगने लगेगी। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। प्रोपोगेंडा दोनों तरीके के हो सकते हैं। सो व्हाइट प्रोपोगेंडा क्या होता है, सोर्स इज करेक्टली आइडेंटिफाइड, इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड इट अटेम्प्ट्स टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। ब्लैक प्रोपोगेंडा फॉल्स सोर्स होते हैं, झूठ फैलाना, फैब्रिकेशंस, ठीक है, धोखाधड़ी, ये सब क्या होता है ब्लैक प्रोपोगेंडा। ग्रे क्या होता है, जो बीच में है ब्लैक और व्हाइट के, सो इट मे बी और मे नॉट बी करेक्ट एंड एक्यूरेसी इज
अनसर्टेन, जो मिडवे होते हैं। फिर हमसे पूछा गया था कम्युनिकेशन मॉडल्स की क्रोनोलॉजी। तो देखिए, हमारा जो वेस्ले और मैकलीन मॉडल है वो आया था 1957 में। ऑसगुड कम्युनिकेशन मॉडल आया था हमारा 1954। हेरोल्ड लासवेल आए थे 1948। न्यूकॉम्ब आया था 1953 और शैनन एंड वीवर आए थे 1949। तो जब हम अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकली, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आईसीटी में साइबर अटैक से क्वेश्चन आया था, वॉर्म क्या होता है? जो रेप्लिकेट करता है अक्रॉस अ नेटवर्क, एक अ सेकेंड। तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बॉट, बॉट क्या होता है? जो कमांड सेंड करता है रिमोटली। देन डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है? जैसे सिस्टम में इतना ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है कि एक साइट क्रैश हो जाती है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है, जैसे हमारे यूजीसी नेट के टाइम होता है, वो तो चलिए एक पॉजिटिव चीज है। बट नेगेटिव साइड में क्या होता है कि जब हम जानकर एक वेबसाइट पे फॉल्स ट्रैफिक भेजते रहते हैं ताकि वो साइट क्रैश हो जाए, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। एंड फार्मिंग क्या होता है? कि रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू अ फ्रॉड वेबसाइट। So these are the types of malware: virus, worm, Trojan horse, ransomware, spyware, adware, rootkit, botnet, backdoor and fileless malware. फिर एक आपसे पूछा गया था द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स इज, ट्रांजिस्टर्स किससे बनते हैं हमारे? दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन। और ट्रांजिस्टर्स होते क्या है? दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ current in a circuit and they are made of silicon. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये मैंने ऐसी एक फोटो लगा दी थी आपके नॉलेज के लिए कि ऐसे दिखते हैं ट्रांजिस्टर्स। फिर एक आपसे पूछा गया था स्टेप्स ऑफ कैश विड्रॉल, आप एटीएम से कैसे जो कैश है वो विड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपनी लैंग्वेज चूज करते हैं, इंग्लिश या हिंदी, अपना पिन डालते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कैश विड्रॉल ऑप्शन चूज करते हैं, फिर अपना अकाउंट टाइप चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हमें कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, ठीक है। फिर इफ अदर अमाउंट इज सिलेक्टेड, एंटर द अमाउंट। या तो इसमें से होगा ऑप्शंस में से आपको 500, 1000, 2000 कौन से चाहिए। अगर अदर अमाउंट चाहिए तो आप वो मैनुअली डालते हैं। उसके बाद आप चेक करते हैं डिटेल्स और कंफर्म करते हैं, आप वेट करते हैं, कैश अपना डिस्पेंसर से कलेक्ट करते हैं। अगर तो रिसीट चाहिए तो येस करते हैं, वरना नो करते हैं और अपना कार्ड लेकर आप वापस घर आ जाते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कैश विड्रॉल। उसके बाद हाउ टू मेक पेमेंट्स ऑनलाइन, इसके आपसे स्टेप्स पूछे थे। आप सबसे पहले वेरीफाई करते हैं बिल अमाउंट, उसके बाद आप देखते हैं आपको यूपीआई चाहिए, कार्ड चाहिए, नेट बैंकिंग चाहिए, स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, एंटर करते हैं अपनी कार्ड डिटेल्स, पेमेंट कंफर्म करते हैं, आपको एक ओटीपी या पिन आता है, आप फिर वेट करते हैं। पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक रिसीट आ जाती है कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन अ रेस्टोरेंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टेप्स ऑफ मर्जिंग मेल। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एमएस वर्ड ओपन करते हैं और मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फिर आप प्रिपेयर करते हैं डेटा सोर्स, यानी आपने डेटा सोर्स एक्सेल में प्रिपेयर किया विद रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप जाएंगे मेलिंग टैब में, ऊपर एक मेल टैब होगा, वहां पे आप स्टार्ट मेल मर्ज सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट को और अपना डेटा सोर्स जो आपकी एक्सेल फाइल थी। अब आप प्लेस करेंगे कर्सर को जहां पे आप चाहते हैं कि जो डेटा है वो अपीयर हो और इंसर्ट कर देंगे मर्ज फील्ड्स। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे टू सी द रिजल्ट्स, चेक करेंगे और फिनिश कर देंगे प्रीव्यू। कंप्लीट करेंगे मर्ज को, एडिट करेंगे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स अगर ऑप्शनल है, ठीक है, नहीं तो वो सारे जितने भी आपके एड्रेस फील्ड में जितने भी लोग आपने सिलेक्ट किए थे वो सबको चला जाएगा और फिर आप उसको प्रिंट करके सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। नाउ सीक्वेंस ऑफ डिलीटिंग एन ईमेल, ईमेल अकाउंट आप ओपन करेंगे, इनबॉक्स ओपन करेंगे, जो जो मेल्स आपको डिलीट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन क्लिक कर देंगे। अब जो मेल है वो ट्रैश बिन या डिलीटेड आइटम फोल्डर्स में जाएगी, वहां से जाके अगर आप डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट होगी, नहीं तो वो इन्हीं फोल्डर्स में ट्रैश या बिन में पड़े रहते हैं फॉर 30 डेज और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो सीक्वेंस है ये आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में अभी लेटेस्ट, प्लीज इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।
उसके बाद अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है ईयर वाइज दे दी हैं मैंने आपको, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए आगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप इनको लगा सकते हैं। फिर ज्ञानवाणी क्या है? एक एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है जो 2001 में लॉन्च हुआ था। इग्नू ऑपरेट करता है अंडर एमएचआरडी। एजुकेशनल डेवलपमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम ये ब्रॉडकास्ट करते हैं बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स सबके लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी बॉडी और जो उनकी यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर कौन होता है? विजिटर या चांसलर। देन वी हैव वाइस चांसलर। उनके अंडर होते हैं जनरल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड एकेडमिक बॉडी। एकेडमिक के अंदर होते हैं हमारे पास स्कूल्स, बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज में होते हैं हमारे पास डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिपार्टमेंट्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर होते हैं हमारे पास प्लानिंग कमिटी और जनरल बॉडी में होते हैं फाइनेंस कमिटी। अब देखिए, कोर्ट या सेनेट की अगर बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिव्यू या एडवाइस करते हैं वो ब्रॉड पॉलिसीज को। ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसीज हैं उसको रिव्यू कौन करता है? कोर्ट या सेनेट। देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। एकेडमिक काउंसिल प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है एकेडमिक मैटर्स पे। एंड बोर्ड ऑफ स्टडी क्या है? डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एकेडमिक बॉडी। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कोर्ट क्या करता है? रिव्यू करता है ओवरऑल फंक्शनिंग को। एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं यूनिवर्सिटी के। एकेडमिक काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या होते हैं? डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एकेडमिक बॉडी होती है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया सबका, इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर आता है हमारे पास फ्लेयर गैस। फ्लेयर गैस क्या होता है? एक एक्सेस ऑफ नेचुरल गैस या इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट होता है विच इज बर्न्ड ऑफ एट एक्सट्रैक्शन साइट्स। जैसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, तो जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन साइट से तो इट इज अ बाई प्रोडक्ट गैस। सो इट इज प्राइमरली अ सेफ्टी मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू रिलीव प्रेशर। देखिए ना कितने धुआं, मतलब कितने प्रेशर के साथ वो बाहर निकल रहा है, तो हर जगह वो फैल रहा है। सो इट इज रिलीव्ड with pressure, high pressure, and prevent explosions during emergencies, maintenance, and process upsets. Though it is often used to dispose of gas, which is uneconomically मतलब हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से भी कुछ गैसेस निकल रही हैं, हम उनको कैप्चर कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, बहुत पैसा लगता है इन सब चीजों को भी कन्वर्ट करने में। सो इट इज अनइकोनॉमिकल टू कैप्चर ऑल दीज गैसेस। फिर आपसे पूछा गया था कोल के टाइप्स। देखिए, पीट सबसे लो कंटेंट जो कोल होता है वो होता है पीट। इट इज नॉट इवन अ कोल, बट पीट से ही जो प्रोसेस होता है कोल का वो स्टार्ट होता है। फिर आता है लिग्नाइट विच इज ब्राउन कोल। बिटुमिनस इज अ सॉफ्ट कोल एंड एंथ्रासाइट इज अ हार्ड कोल। देखिए कितना शाइनी है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। पहले इसको जब हम हीट और प्रेशर देते हैं तो हमारा लिग्नाइट बनता है। इसको हीट और प्रेशर देंगे तो बिटुमिनस बनेगा। इसको हीट और प्रेशर देंगे तो एंथ्रासाइट बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट और हीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मॉइस्चर इसमें सबसे ज्यादा होगा और इसमें सबसे कम मॉइस्चर होगा, तभी इसमें कार्बन कंटेंट और हीट सबसे ज्यादा है। फिर ये हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज या रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, रामसार कन्वेंशन और ये उनके ईओज हैं। स्टॉकहोम साइट्स, ब्रेडफ्लाइट रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, रियो अर्थ समिट, UNFCCC, CBD, एजेंडा 21, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ से भी आपसे क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो ये जितने भी आपके लेटेस्ट टॉपिक्स पूछे गए थे और जो रिपीटेड टॉपिक्स थे जो बार बार आ रहे हैं, मैंने सब कुछ इंक्लूड किया था। बहुत छोटी क्लास रखी है, अभी बहुत डिटेल में मैंने अभी आपको नहीं समझाया है। आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।